अभी आज लेक्चर नंबर 8 में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू करने वाला हूं। तो बेटे उस कंसेप्ट का नाम है कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस। या ऐसा समझ लीजिए कैपिटल बजटिंग decisions in case of limited funds आराम से बेटे बात को समझ लेना। इस दुनिया में सभी कुछ लिमिटेड है बेटे, लिमिटेड। स्टूडेंट के लिए टाइम लिमिटेड है, टाइम इज लिमिटेड। बेटे किस तरह से जून और दिसंबर भागते हुए आ जाते हैं, कभी सोचा है आपने? कभी ध्यान से टाइम को देखा है कि किस तरह से चलता रहता है? और आपको पेपरों के दिनों में कितना बेटे एक एक मिनट प्रीशियस दिखता है, और उस समय आप भगवान को कहते हैं कि भगवान आधा घंटा और दे दे यार, हम काफी कुछ कर लेंगे। नहीं मिलता बेटे, टाइम इज लिमिटेड। बेटे किसान के लिए, फार्मर के लिए लैंड इज लिमिटेड। बेटे पूरा उसके पास खेत, पूरा गांव थोड़ी है बेटे, लैंड इज लिमिटेड। बेटे आप मुझे इतना बता दें कि फाइनेंस मैनेजर के लिए, जो आप बनने वाले सीएफओ, आपके पास प्रोजेक्ट बहुत सारे होंगे बेटे, और सभी प्रॉफिटेबल होंगे बेटे, लेकिन फंड्स आर लिमिटेड। फंड्स आर लिमिटेड बेटे, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। बेटे आने वाले दिनों में पानी भी नहीं मिलेगा लोगों को। वाटर इज लिमिटेड, रॉ मटेरियल इज लिमिटेड। बेटे एवरीथिंग इज लिमिटेड। इस दुनिया में हर चीज कम है बेटे, और कम होती जा रही है। तो बेटे इस सिनेरियो में जब आप काम करेंगे, जब आपको ये दिख रहा है कि आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं और पांचों के पांचों प्रोजेक्ट्स की एनपीवी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एनपीवी है बेटे, लेकिन इन पांचों प्रोजेक्ट्स को करने में आपको 20 करोड़ रुपए चाहिए। 20 करोड़, क्योंकि इनकी आउटफ्लो को जोड़े तो 20 करोड़ आते हैं, लेकिन बेटे आपके पास 12 करोड़ ही है। हद कर दी, हद कर दी बेटे। पेपर के दिनों में आप पढ़ना चाहते हो, लेकिन टाइम ही नहीं होता, रिवीजन भी नहीं कर पाते। और तो छोड़ दीजिए, क्वेश्चन का आंसर तो लिखते हो, लेकिन मन में तसल्ली नहीं होती कि यार लिख तो दिया, लेकिन क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाए थे, तो बेटे मजा नहीं आता लिखने में। 8 से 10 घंटे तो मिलते हैं बेटे रिवाइज करने के लिए, और जो उसमें रिवाइज करता है बेटे वो पास हो जाता है। बेटे अब समझदारी ये है कि ये जो 12 करोड़ हैं, फंड्स आर लिमिटेड। तो बेटे इनको हमें बांटना पड़ेगा कि किस प्रोजेक्ट को करें और किस को छोड़ दें। बेटे पेपर की बेल की घंटी बज गई और आप एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े हैं, बुक बंद कर देते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस छूट जाते हैं। छूट गए तो अब छूट गए बेटे। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाते हैं, आंसर शीट मिल गई, क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, अभी 5 मिनट बाकी हैं। बेटे आप भगवान को
नमस्कार करते हैं, आंखें बंद करते हैं और बस सोचते हैं कि ये भगवान पेपर अच्छा लेकर आइयो, सब आता हो। उस समय वो जो एग्जामिनर होती है बेटे, उसके पास क्वेश्चन पेपर होता है, वो घूम रही होती है, वो कितनी खुश होती है और आपके चेहरे में 12 बजे होते हैं और बेटे टाइम नहीं होता, 3 घंटे में 6 क्वेश्चन आपको करने हैं और बेटे उसको एग्जामिनर को समोसे और चाय भी मिलती है, लेकिन बेटे उस समय आपका मन तो करता है लेकिन आप अंदर से घबराए होते हो। बेटे टाइम लिमिटेड था ना आपके पास, आप रिवीजन नहीं कर पाए ना। बेटे मैं यही तो कह रहा हूं कि जब आपके पास, जब आप ये बताइए, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे यहां हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग आ गए पाकिस्तान से। बेटे लोगों के पास पैसा नहीं था, काम नहीं था, तो हमारी गवर्नमेंट ने राशन की शॉप शुरू कर दी, राशन शॉप्स। बेटे आज भी आपके घर में राशन कार्ड होगा, भले आप जब बचपन में छोटे थे तो अपने माता पिता के साथ जाते होंगे राशन की दुकान में। बेटे चीनी लिमिटेड मिलती थी, मिट्टी का तेल लिमिटेड मिलता था, गेहूं लिमिटेड मिलता था, मेंबर्स जितने उसके हिसाब से मिलता था। क्या करें बेटे, जब जो चीज लिमिटेड होती है बांटनी पड़ती है और जितने घर में परिवार में सदस्य में लोग हैं उसके हिसाब से देनी पड़ती है। बेटे क्या करें, तो बेटे आप ये बताइए, इस दुनिया में जब भी कुछ भी लिमिटेड हुआ तो बेटे बांटना पड़ा, राशनिंग करनी पड़ी, तो वहीं से कंसेप्ट शुरू हुआ बेटे कैपिटल राशनिंग का। तो मैं आज वही चीज बताने जा रहा हूं कि आपके पास 12 करोड़ रुपए हैं और आपके पास 5 प्रोजेक्ट्स हैं और आउटफ्लो बेटे एक में दी हुई है 5 करोड़ की, 6, 3, 2, 4। बेटे सारी फिगर्स करोड़ में आप देखें जी, 11 और 3 14 और 2 16 और 4 20 करोड़ रुपए चाहिए। बेटे है ही नहीं, 12 ही है। तो बेटे अब क्या करेंगे, आप ये देख लीजिए सबकी इनफ्लो भी बेटे पॉजिटिव ही है। मजे की बात तो ये है, लो बेटे सभी की पॉजिटिव इनफ्लो है, एनपीवी भी पॉजिटिव ही आ रहा है। ये देखो, देखो ना, देखो ना, देखो ना बेटे, लेकिन आपके हाथ बंधे हुए हैं। तो आपको ये 12 करोड़ में ये देखना है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट करें, कौन सा प्रोजेक्ट करें और कौन सा प्रोजेक्ट छोड़ दें। बेटे कौन सा करें और कौन सा छोड़ दें, क्योंकि है ही नहीं बेटे, पैसे ही नहीं है। बेटे इस सिचुएशन को हम कहते हैं फंड्स, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस। आराम से बेटे, अभी पीपीटी लिखेंगे, कोई घबराने की बात थोड़ी है, बहुत सिंपल सी बातें आपके सामने लेकर आ रहा हूं, आप लॉजिकली उनको सुने, देखें और बेटे निर्णय करें, चर्चा करेंगे। कोई फॉर्मूला लॉजिक आपके सिर मत्थे में नहीं डालने वाला। कैपिटल राशनिंग, बेटे कैपिटल की राशनिंग की बातें हो रही है। तो बेटे कैपिटल बजटिंग में आज हम एक नया ब्लॉक कर रहे हैं जो आज ही खत्म भी हो जाएगा, उसका नाम है कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस। तो बेटे कैपिटल राशनिंग में जब भी कुछ लिमिटेड होता है, आपको याद है आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में ये पेपर करते थे और इस पेपर में आप मार्जिनल कॉस्टिंग का एक चैप्टर पढ़ते थे और मार्जिनल कॉस्टिंग में
एक जगह की फैक्टर की बातें होती थी, व्हेन फंड्स, व्हेन मटेरियल इज की फैक्टर, लेबर इज की फैक्टर। की का मतलब होता है बेटे लिमिटिंग फैक्टर। तो बेटे आप मुझे बताओ, आप उस समय डिसीजन कैसे लेते थे? व्हेन मटेरियल इज लिमिटिंग तो आप क्या करते थे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आप देखते थे। अगर लेबर लिमिटेड थी तो आप क्या किससे डिसीजन लेते थे? कंट्रीब्यूशन पर आवर ऑफ लेबर। बेटे आप लेबर के हिसाब से करते थे। याद कीजिए बेटे, जब फार्मर को डिसाइड करके बोलते थे कि आप उसको क्या उगाना चाहिए, आप करते थे कंट्रीब्यूशन पर एकड़, कि 1 एकड़ में कितना बन जाएगा। बेटे हर बार करते थे पर। बेटे क्यों? क्योंकि एकड़ लिमिटेड थे, लेबर लिमिटेड थी। मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि भाई एक कारपेंटर है, बहुत बिजी है बेटे, बड़ा ही जबरदस्त बिजी है। उसके पास 2 तरह के काम आए हैं, जॉब नंबर 1 और जॉब नंबर 2। पहली जॉब आई है 5 घंटे की, 200 रुपए के हिसाब से मिलेंगे 1 घंटे में, और 1000 रुपए मिलेंगे। और बेटे दूसरी जॉब आई है 3 घंटे का काम है, तो बेटे 300 रुपए के हिसाब से मिलेंगे 900 रुपए। मैं अगर आपको कहूं कि टाइम इज नॉट लिमिटिंग फैक्टर, मतलब उसके पास बहुत टाइम है लेकिन जॉब वो एक ही कर सकता है, या तो 1 या 2। आप बताइए आप उसको कौन सी जॉब करने को बोलेंगे? बेटे मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कहता जी उसको जॉब नंबर 1 करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पर टोटल में उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं 900 के कंपैरेटिवली, तो उसको जॉब नंबर 1 ही करनी चाहिए। क्योंकि जब कुछ भी लिमिटिंग नहीं होता तो बेटे आप टोटल वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं। बड़ी सिंपल सी बात बोल दी मैंने। कहा जब कुछ भी लिमिटेड नहीं होता तो आप टोटल वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं, मतलब एनपीवी इज डिसीजन क्राइटेरिया। आराम से बेटे, मैं क्या कह रहा हूं बेटे, अगर कुछ लिमिटेड नहीं है तो फिर एनपीवी के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि बेस्ट कौन सा है, क्योंकि टोटल वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है। तो बेटे मैं अगर 1 सेकेंड के लिए कह दूं कि मैं नॉट हटा देता हूं, मैं कहता हूं टाइम इज लिमिटिंग फैक्टर। अब बताइए आपके हिसाब से इसका नंबर नरेंद्र मोदी जी के बाद आता है, इतना बिजी है, लेकिन एक ही जॉब कर सकता है, 1 या 2। आप इसको कौन सी जॉब करने को बोलेंगे? बेटे आप इसको बेटे जॉब नंबर 2 करने को बोलेंगे। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता है क्यों? उसने सुना नहीं ध्यान से, झुक के बैठा हुआ था। बेटे इसमें 1 घंटे में 300 रुपए मिल रहे हैं और यहां पर 1 घंटे में 200 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब जब कुछ भी लिमिटिंग हो तो आपको एक घंटे के हिसाब से, जैसे टाइम लिमिटिंग था तो टाइम घंटों में दिया हुआ है, तो पर आवर के बेसिस में आपने देखा कि आपको क्या करना चाहिए। इट मीन्स इफ समथिंग इज लिमिटिंग देन यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट लिमिटिंग फैक्टर। तो बेटे अब मैं आता हूं, जब आपने 1 घंटे की बात की तो मैं कहता हूं इसका नाम है बेटे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। क्यों? क्योंकि बेटे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम जब लिखते हैं 3 तो मैं क्या लिखता हूं? फॉर एवरी ₹1 ऑफ
कैश आउटफ्लो, हर 1 रुपए की कैश आउटफ्लो के ऊपर there will be cash inflow of ₹3। आराम से बेटे आप लिखते क्या हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, इसी को तो बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आप 1 रुपए के ऊपर कितनी कमाई हो रही है वो देखते हैं, और रुपए है ही नहीं, लिमिटिंग है। तो बेटे एक बात हमने समझनी है, इन कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस, इन कैपिटल राशनिंग सिचुएशंस वी will always decide or choose the projects on the basis of profitability index। बेटे आज तक हमने जितनी भी क्लासेस की उसमें फंड्स लिमिटिंग नहीं थे, क्योंकि हमें कुछ बताया नहीं जाता था। तो जब कुछ नहीं बताया जा रहा तो मैं कह लूंगा कि फंड्स लिमिटिंग नहीं है, तो एनपीवी पे करते थे। लेकिन अगर ये बताया जाए कि फंड्स लिमिटिंग है तो बेटे फिर हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पे करेंगे एंड नॉट ऑन the basis of totality concept। बेटे टोटलिटी कंसेप्ट किसका है? बेटे एनपीवी का दूसरा नाम है टोटलिटी। आराम से बेटे। तो मैं आपके सामने अभी तक ये बता चुका हूं कि हमारे पास पैसे कम है, क्या कम है? पैसे कम है। तो हमें चूज करना है कि हम कौन सा प्रोजेक्ट लें और कौन सा छोड़ दें। तो उस चूज करने के प्रोसेस को आज हम सीखने वाले हैं, और उस प्रोसेस का नाम है कैपिटल राशनिंग। इस कैपिटल राशनिंग में हम एक नई चीज सीखने वाले हैं कि प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे पास 2 तरह के हो सकते हैं। एक का नाम है डिविजिबल प्रोजेक्ट्स और दूसरे का नाम है इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स। बेटे 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। बेटे एक डिविजिबल, जो डिवाइड हो जाए, जो पार्ट्स में भी कर सकते हो, और एक इनडिविजिबल, जो पूरे ही करने होंगे, कंप्लीट ही कर सकते हैं। जैसे डिविजिबल का एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आप बिल्डिंग बना रहे हैं और बिल्डिंग 3 फ्लोर की बन सकती है। बेटे आपके पास पैसे ही नहीं है, तो आपके पास जितने पैसे हैं आप उतनी बना दीजिए। मान लेते हैं आपके पास 2 फ्लोर के ही पैसे हैं, उतनी बना दीजिए। बेटे डिविजिबल प्रोजेक्ट है। और दूसरी चीज, अगर आप हेलीकॉप्टर परचेज करना चाहते हैं, मान के चल रहे हैं जी मैं अपने लिए हेलीकॉप्टर परचेज करना चाहता हूं। एक बच्चा कहता क्या बना दिया? चिड़िया बना दी। लो चिड़िया है ये, लो। बेटे मैं कहता हूं कि मेरे को अगर हेलीकॉप्टर खरीदना है और 10 करोड़ का आता है और मेरे पास 3 करोड़ है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, पहले उसको पंखा खरीद लूं, फिर पैसे आए टायर खरीद लूं, फिर पैसे आए मोटर खरीद लूं? कैसी मजाक की बातें करते हो। बेटे हेलीकॉप्टर का नाम लिया, एक बच्चे को नींद आ रही थी, एकदम उठ गया। बेटे सीधे होकर बैठे,
कमर सीधी कर ले बेटे, आज बहुत अच्छी तरह से बैठे हुए, अच्छा लग रहा है बेटे। आप कमर सीधी करके बैठते हैं ना, मन में खुशी होती है बेटे। तो हेलीकॉप्टर खरीदना इनडिविजिबल प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग बनाना डिविजिबल प्रोजेक्ट है। एक बच्चा कह रहा है कि ये करा क्यों रहे हैं बेटे, डिविजिबल में आपको कुछ अलग से स्टेप्स फॉलो करने हैं और इंडिविजिबल में अलग करने हैं। तो बेटे ये पता होना चाहिए ना कि ये प्रोजेक्ट डिविजिबल है या इनडिविजिबल है। तो आइए एक आध छोटा सा पहले कंसेप्ट लिख लें, फिर हम चलेंगे बेटे आगे। मैंने कुछ बताया तो है ही, चलेंगे बेटे। आइए लिखेंगे कंसेप्ट नंबर 27। लिखिए बेटा, कैपिटल राशनिंग। जल्दी से लिखना मेरे बच्चे। सीलिंग ऑन द फंड्स को अंडरलाइन करें बेटे। करना तो बहुत कुछ चाहते होंगे आप, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। अभी टाइम है, करना नहीं चाहते आप। बेटे ए पॉइंट जरूर लिखें, कैपिटल राशनिंग का मीनिंग लिखा है मेरे बेटे। बेटे स्लाइड्स प्रिपेयर किए आपके लिए बेटे, प्लीज बेटे लिखें। बी पॉइंट लिखें, हमें ये डिसाइड करना है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो बी पॉइंट लिखें, which should be accepted and which should be rejected। तो बेटे इसके लिए ये देखना बहुत जरूरी है कि वो प्रोजेक्ट डिविजिबल नेचर का है या इनडिविजिबल का है। तो बेटे सी पॉइंट लिखें और अंडरलाइन कर दें, डिविजिबल इनडिविजिबल। डी पॉइंट लिखें बेटे, मैंने डिविजिबल का बताने की कोशिश की है कि कौन से प्रोजेक्ट्स डिविजिबल होते हैं। टेकन इन पार्ट्स अंडरलाइन कर दें, जो पार्ट्स में ले सकते हैं, हिस्सों में, पीसेस में, आर डिविजिबल प्रोजेक्ट्स। बेटे परचेज ऑफ हेलीकॉप्टर गलती से ऊपर आ गया डिविजिबल में, नीचे लिख दीजिए। जहां पे नीचे इनडिविजिबल लिखा है एरोप्लेन, वहीं पे लिखना है, वहीं पे लिखना है, वहीं पे लिखना है। चलो बेटे ई पॉइंट, those type of projects which can be taken only in totality or not taken। या तो लो पूरा लो, आग गले लग जा, या छोड़ दो, आधा गले आधा छोड़ना पड़ना नहीं है।
a project to buy an aeroplane, purchase of helicopter. तो बेटे कंसेप्ट 28 में आ जाए, डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के स्टेप्स लिखने। पहले हम डिविजिबल के स्टेप लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, फिर इंडिविजुअल में लिखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है बेटे। लिखिए बेटे डिविजिबल प्रोजेक्ट्स के, लिखो मेरे बेटे। बेटा स्टेप 1, कैलकुलेट कैश आउटफ्लोज ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। स्टेप 2, कैलकुलेट कैश इनफ्लो ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। बेटे स्टेप 3, कैलकुलेट एनपीवी ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। एक बच्चा कहता अभी तो मास्टर तूने बताया था पीआई के बेसिस पे करते। हाँ बेटे पीआई के बेसिस पे करते, लेकिन एक बार निकाल तो लो बेटे एनपीवी, ऐसे बीच बीच में टोक देते हो बेटा। स्टेप नंबर 1, 2, 3 लिख लीजिए बेटा। 4 आ गया ना पीआई, कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स। सारे प्रोजेक्ट्स की पीआई निकाल दीजिए। स्टेप नंबर 5, गिव रैंकिंग्स। बेटे उनकी रैंकिंग्स दे दो ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटे रैंकिंग किसके बेसिस पे दोगे? पीआई के बेसिस पे। अभी समझाता हूं, अभी ठंड मत, अभी जल्दबाजी ना करो, अभी मुंह छोटा मत करो, अभी समझाऊंगा। बेटे स्टेप 6, प्रिपेयर द फॉलोइंग फॉर्मेट। आराम से बेटे लो बेटे फॉर्मेट बनाओ। पहला कॉलम है प्रोजेक्ट्स जितने भी दिए, दूसरा कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तीसरा कॉलम है उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। आराम से बेटे, पहला कॉलम प्रोजेक्ट्स, दूसरा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, तीसरा कॉलम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, चौथा कॉलम एनपीवी, पांचवा कॉलम पीआई और छठवां कॉलम रैंक। रैंक रैंक लिखो बेटे। बेटे एक वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले लिख तो लो, एक वीडियो भी दिखाऊंगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? लिख लिया बेटे? चलिए बेटे स्टेप 7,
प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम प्रोजेक्ट्स। बेटे दो स्टेटमेंट बनेंगी। अब ये 7 स्टेप पहले लिख लें, फिर एक्सप्लेन करूंगा। Prepare statement showing optimum projects on the basis of total funds available, comma, ranking and cash outflow required for each project, and then calculate NPV of optimum projects। आराम से बेटे। बेटे ए पॉइंट के आपने 6 स्टेप्स लिखे हैं, 7 लिखे हैं बेटे। ये लो, बी और सी जो पॉइंट्स हैं नोट में लिख लें, मतलब नोट 1 लिख लें, बी को नोट 1 लिख लें। इफ फंड्स आर नॉट की फैक्टर्स वी विल यूज एनपीवी एज डिसीजन क्राइटेरिया। और नोट 2, इफ फंड्स आर की फैक्टर we will use PI as decision criteria। आराम से बेटे। बस बेटे अभी लिखना नहीं है, बस यहीं तक हम करके पहले क्वेश्चन में आ जाएंगे। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो क्वेश्चन 31 पेज 113 में आ जाएंगे बेटे। जिन्होंने नहीं लिखा जल्दी लिख लें। पेज 113 क्वेश्चन 31। बेटे कैपिटल राशनिंग का कंसेप्ट हम एक क्वेश्चन को करके समझते हैं बेटे। आओ आओ जी, आओ मेरे बच्चे, लो बेटे, आओ बेटा। बेटे क्वेश्चन 31 पेज 113। एस लिमिटेड हैज rupees 10 lakhs allocated for capital budgeting purpose। वो कहता है जी 10 लाख रुपए ही हैं कैपिटल बजटिंग पर्पस के लिए। The following proposals are available। वो कहता है जी नीचे 6 प्रपोजल्स दिए। अब बेटे इसमें गलती है, अमाउंट की जगह आप लिख लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। गलती से लिखा नहीं गया बेटे। अमाउंट की जगह आप लिख लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटे प्रोजेक्ट ए में वो कह रहा है जी 3 लाख रुपए लगेंगे, 2 में 1.5 लाख लग जाएंगे, 3 में 3.5 लगेंगे, 4 में 4.5 लगेंगे, 5 में 2 लगेंगे, 6 में 4 लाख लगेंगे। आराम से देख लीजिए। और अगर आप टोटल कर लें तो 3 + 1.5 + 3.5 + 4.5 + 2 + 4 बेटे 18,50,000 रुपए टोटल लगेंगे अगर आप सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर ले। और आपके पास हैं कितने? 10 लाख ही। ठीक है जी। नीचे लिखा हुआ है विच ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। आपको कौन से प्रोजेक्ट लेने चाहिए। अज्यूम द प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। मैंने वैसे उसके 2 केसेस बना दिए बेटे। अज्यूम प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल, पहला केस जिसके आपने पीपीटी लिखी है। और दूसरा, इसी क्वेश्चन को हम इनडिविजिबल मान के करेंगे
तो आपको डिफरेंस पता चलेगा कि डिविजिबल में और इनडिविजिबल में कितना डिफरेंस होता है और किस चीज का डिफरेंस होता है। आराम से बेटे, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन दोबारा, पूरा करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, आत्मा तक करेंगे, अंदर आत्मा भी खुश हो जाए कि यार क्या क्वेश्चन किया है। तो बेटे मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ हाँ बेटा, बेटे हम पहला क्वेश्चन और 31 क्वेश्चन कर रहे थे, अचानक थोड़ी सी टेक्निकल हल्की सी दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं बेटे। मैं लिख रहा हूं स्टेटमेंट शोइंग, आप बना चुके हैं, आप दोबारा ना लिखें, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स इफ द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। ठीक है जी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी प्रोजेक्ट, यहां पे लिख रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आप लिख चुके हैं मुझे पता है, मैं दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि मुझे प्यार है आपसे। बेटे एनपीवी, बेटे पीआई, बेटे रैंकिंग, आराम से मैंने बेटे भूल न जाना। बेटे 6 प्रोजेक्ट्स हैं, ये लो बेटे। बेटे 3 लाख रुपए, 150, 350, 450, बेटे 2 लाख, बेटे 4 लाख, बेटे 18.5 चाहिए, है ही नहीं, है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटे। बेटे अब इनफ्लोज नहीं दी, लेकिन आपको बेटे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो दे दिया है 1.22। बेटे आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोस। लो बेटे, अब बताओ क्या आप निकाल नहीं सकते इनफ्लोस? है ऐसे आप बोलते रहते हो नहीं नहीं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, दिमाग नहीं लगाते बेटे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस 3,66,000 रुपए बेटे, आराम से देख लीजिए। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं जी 3,66,000। बेटे यहां पर आएगा 1,42,500। बेटे 4,20,000। बेटे 5,31,000। बेटे 2,40,000। बेटे 4,20,000। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे 66,000। बेटे 7,500 नेगेटिव। बेटे 70,000। बेटे 81,000। बेटे 40,000। बेटे 20,000। तो बेटे ये तो दिया ही हुआ 1.22। फिर एक बच्चा कहता है इतना क्यों किया? बेटे मैंने आपको बताया ना, जो स्टेप फॉलो करने 0.95, 1.20, 1.18, 1.20, 1.05। बेटे रैंकिंग देनी शुरू करो। मैं रैंक 1 इस प्रोजेक्ट को दूंगा बेटे। क्यों? क्योंकि इसका 1.22 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। जिसकी पीआई ज्यादा होगी मैं उसको सबसे ज्यादा रैंक दूंगा, क्योंकि 1 रुपए में 1 रुपया 22 पैसे की इनफ्लो दे रहा है। बेटे मैं सेकंड रैंक में फंस गया, क्योंकि बेटे सेकंड रैंक में
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.20 किया है। और बेटे वो प्रोजेक्ट 3 की भी है और प्रोजेक्ट 5 की भी है। बेटे जब आपको टाई आ जाए, जैसे यहां टाई आ गई 3 में और 5 में टाई आ गई, पीआई के बेसिस में डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो बेटे एनपीवी के बेसिस में डिसाइड करेंगे, एनपीवी के बेसिस में डिसाइड करेंगे। तो बेटे बताओ एनपीवी किसकी ज्यादा? बेटे इसकी ज्यादा, तो सेकंड इसको दे दिया, थर्ड इसको दे दिया, फोर्थ इसको दे दिया, फिफ्थ इसको दे दिया। बेटे इस प्रोजेक्ट को नहीं देंगे कोई भी रैंक, क्यों? क्योंकि इसकी पीआई 1 से कम है। अगर आप रैंक दे रहे हैं, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर पैसे होंगे तो आप इसको भी कर लेंगे। नहीं बेटे, नहीं करेंगे। तो बताइए जी, पहला स्टेप सबको क्लियर? आउटफ्लो, इनफ्लो, एनपीवी, पीआई, रैंक। अब आइए जी, मैं अब एक स्टेटमेंट बनाऊंगा, स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ फंड्स। बेटा मैं फंड्स को एलोकेट कर दूंगा, टोटल फंड्स अवेलेबल, टोटल फंड्स अवेलेबल। बेटे जो टोटल फंड्स हैं मेरे पास वो 10 लाख रुपए हैं। मुझे देखना है कि मैं ये 10 लाख रुपए कहां कहां बांटूं। तो बेटे सबसे पहले मैं कौन से प्रोजेक्ट को करने वाला हूं? बेटा रैंक 1। बेटा रैंक 1 में प्रोजेक्ट 1, तो मैं लिख रहा हूं जी प्रोजेक्ट 1 कैश आउटफ्लो फॉर प्रोजेक्ट 1। बेटे पहले प्रोजेक्ट में आउटफ्लो कितनी लगी? बेटे 3 लाख। बेटे यहां लिख दीजिए रिमेनिंग फंड्स 7 लाख। लो बेटे आराम से। बेटे रैंक 1 को मैंने पहले चूज करना है। अगर पैसे बच गए तो मैं रैंक 2 को चूज करूंगा। तो रैंक 2 किसको दिया है? बेटे प्रोजेक्ट नंबर 3 को। और बेटे 3 में कितने लग रहे हैं? 3.5। लो बेटे रैंक नंबर 2 कैश आउटफ्लो फॉर प्रोजेक्ट 3। लो बेटे 3.5 और बच गए बेटे 3.5। ये लीजिए आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। मैंने कहा रैंक 1 से शुरू करेंगे, पैसे बचते जाएंगे तो बाकी करते जाएंगे। ठीक है जी। मैं आ गया जी नेक्स्ट पेज में। अवेलेबल फंड्स 3.5, 3,50,000। अब मैं बेटे रैंक 3 को एक्सेप्ट कर रहा हूं। रैंक 3 बेटे प्रोजेक्ट 5 और 5 में 2 लाख रुपए लगेंगे मेरे बेटे। तो लिखिए जी प्रोजेक्ट 5 2 लाख। बेटे 1,50,000 रह गया। मैंने लिख दिया जी अवेलेबल फंड्स। एक बच्चा कह रहा है जी अवेलेबल का स्पेलिंग गलत लिखे। हाँ कोई बात नहीं, लिखे गलत। लो अब देखो जी रैंक 4 किसको दिया है? बेटे प्रोजेक्ट 4 को। तो बेटे उसमें 4.5 लाख रुपए लग रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं जी प्रोजेक्ट 4। बेटे प्रोजेक्ट 4 में 4.5 लग रहे हैं, मगर बेटे ये प्रोजेक्ट डिविजिबल है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा जी अप टू ₹150।
क्योंकि मैंने माना है कि ये प्रोजेक्ट्स डिविजिबल हैं, तो हम डिवाइड में कर सकते हैं, पार्ट्स में कर सकते हैं। आइडल फंड्स बेटे नील, आराम से बेटे, आइडल फंड्स नील, नील, आराम से लिख लें। बस मुझे एनपीवी निकालनी है और काम ही खत्म है। डिविजिबल प्रोजेक्ट्स मैंने आपके सामने कंप्लीट किया, तो मैं लिख रहा हूं जी, रिकमेंडेशन, द मैनेजमेंट may be advised to accept project. The management may be advised to accept project 1, 3, 5 and 4. 4 के साथ लिखेंगे up to 1,50,000. और बेटे यहां पर इनकी एनपीवी लिखेंगे। मेरे को बतानी है आपने कि प्रोजेक्ट 1 की एनपीवी कितनी होगी। बेटे 66, बेटे 66, बेटे 70, तो बेटे 5 की देख लीजिए, बेटे 40। बेटे एक दिक्कत आएगी कि 4 की कैसे निकालें। 4 की कैसे निकालें? तो बेटे 4 की 2-3 तरीकों से निकाल सकते हैं। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि अगर मैं प्रोजेक्ट 4 में 4.5 लाख रुपए लगाऊं, अगर मैं 4.5 लाख रुपए लगाऊं तो 5,31,000 रुपए की इनफ्लो है। मतलब 4.5 लगाऊं तो एनपीवी कितने की है? 81 की। और अगर 1.5 लाख लगाऊं तो एनपीवी कितने की आएगी? 1.5 लाख इंटू 81 अपॉन 4.5। आराम से बेटे, आराम से। इसको बेटे 1-2 और भी तरीकों से कर सकते हैं। 27,000 रुपए आ रहा है बेटे। एक तो ये तरीका। दूसरा 1.18 की प्रॉफिटेबिलिटी है, तो 0.18 का क्या हो गया? एनपीवी। तो बेटे हर 1 रुपए के ऊपर एनपीवी इतनी है, तो 1.5 लाख के ऊपर कितनी होगी? देख लीजिए बेटा, 27,000 आएगा। मुश्किल कुछ भी नहीं है बेटे। तो आप 27,000 रुपए लिख दीजिए और आप टोटल कर दीजिए। बेटे 2,03,000 बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। आप प्लीज लिखें, लिखें बेटे। मैं आंसर में भी लिख रहा हूं 2,03,000 इफ प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। बेटे मैक्सिमम एनपीवी है